हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीओसी में एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक कैरेक्टर यानी बेसिसिटी। और हमने बेसिसिटी में क्या क्या पढ़ लिया था कि हमारा सबसे पहले हमने बेसिक डिफिनीशन देखा था कि बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी क्या होता है, बेस का काम क्या है, दुनिया में बेस क्या करने आया है, प्रोटॉन को खाने आया है। या तो H प्लस एक्सेप्टर हो या तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, लोन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो या लोन पेयर डोनर हो तब बेस बोलेंगे, या तो H प्लस एक्सेप्टर हो तब बेस बोलेंगे। तो हम लोग क्या देखे थे, बेसिसिटी में अलग अलग फैक्टर देखे थे, कैसे वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेसिसिटी को। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा था, हाइब्रिडाइजेशन देखा था कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे बेसिसिटी को। उसके बाद हमने देखा था क्या, रेजोनेंस, रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बेसिसिटी पे। फिर हमने उसके बाद देखा था क्या, हमने उसके बाद देखा था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कैसे बेसिसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ाता है या घटाता है। उसके बाद हमने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का बात किया था, कंसेप्ट के बारे में, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज एंड बेसिसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज हम बेसिसिटी को ही आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। हम एलिफैटिक एमीन्स को आज स्टडी करने जा रहे हैं। उससे पहले अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे रोल ऑफ, अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट देख चुके हैं, बेसिसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, रेजोनेंस का इफेक्ट देख चुके हैं, और हाइपर कंजुगेशन नहीं। उसके बाद हमने क्या क्या देखा, इंडक्टिव इफेक्ट का रोल देखा, हाइब्रिडाइजेशन का देखा और रेजोनेंस का देखा। आज हम देखेंगे कि एरोमर्सिटी का क्या रोल होता है बेसिसिटी पे, मतलब हमारा एरोमर्सिटी वाला कंसेप्ट कैसे फिट करता है बेसिसिटी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा रोल ऑफ एरोमर्सिटी ऑन बेसिक कैरेक्टर। मतलब जो हम बेसिक कैरेक्टर यानी बेसिसिटी हम पढ़ रहे हैं, इस पे एरोमर्सिटी कैसे अफेक्ट कर रहा है। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे आपके सामने मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, ठीक, और कुछ ऐसा आ जाए, और कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने, और कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, ऐसा आपके सामने क्या है, सिस्टम दिया हुआ है और आपको बतानी है। मान लीजिए मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोल दिया, और इसको सी बोला, और इसको डी बोला। अब ए बी सी डी में आपको ऑर्डर अरेंज करनी है कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखे थे कि सबसे पहले हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे कि क्या है। अगर मैं यहाँ देखूँ नाइट्रोजन का, तो sp3 सेंटर यहाँ पे है, मतलब यानी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp3 है। इसमें क्या होगा, sp2 होगा, एक सिग्मा दो सिग्मा एक लोन पेयर sp2। यहाँ पे क्या होगा, sp2 होगा। आप कहोगे सर कैसे, देखो एक सिग्मा बाड हो गया और दो हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो बाड होगा, वहां से दो सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ और एक लोन पेयर। आप कहोगे सर sp3 होना चाहिए, लेकिन sp3 नहीं होता, क्योंकि जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज है। कहने का मतलब ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। तो ये क्या रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाए डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो कभी कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ रहा है हमें तो मतलब किससे, सिंगल बॉन्ड से है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, लेकिन हमसे हम जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। तो यहाँ अगर पार्शियल डबल बॉन्ड हमसे सिग्मा से मतलब सिग्मा एक यहाँ पे, बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन का दो बॉन्ड है वहां से दो, तो sp2 हो गया। यहाँ क्या होगा, एक सिग्मा दो सिग्मा एक तीन सिग्मा। अब कहोगे सर इसको, ये तो यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन में, यहाँ पे भी इसको कंसीडर करोगे नहीं, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो आप ये देख पा रहे हो, ये चारों जो एग्जांपल्स है, इसमें अगर मैं पहले की बात कर लूँ तो ये sp3 है, बाकी तीनों में क्या है, sp2 सेंटर है।
और आपको मैं बताया था, क्या बताया था, जो बेसिसिटी आर्डर जनरली होता है, अगर मैं जनरली बात करूं जनरल टर्म की, तो सबसे ज़्यादा sp3 कार्बन का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp का होता है। मतलब यदि sp3 सेंटर हो, फिर sp2 हो, फिर sp हो, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी sp3 वाले को होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp। रीजन क्या मैं बताया था, रीजन में बताया था परसेंटेज करेक्टर। आपको पता है sp में परसेंटेज करेक्टर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है 50%। यानी परसेंटेज करेक्टर में ये भी बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। मतलब कहीं पे भी अगर परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने क्या मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने का मतलब है क्या, कि वो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टाइटली होल्ड करके रखेगा, कहीं डोनेट नहीं करने देगा, इजिली डोनेशन नहीं हो पाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो sp3 sp2 sp, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर sp में है 50%, sp2 में कितना होता है 33% होता है, और sp3 में क्या होता है 25%। मतलब जहाँ पे परसेंटेज करेक्टर कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर होंगे उनको ज़्यादा टाइटली होल्ड करके नहीं रखेगा, उनको फ्री रखेगा कि तुम भाई कहीं भी डोनेट करना चाहते हो डोनेट कर लो। तो आप ये देख पा रहे हो, अगर ए बी सी डी में देखूं कंपेयर करूं तो ये वाला ही ऐसा है जहाँ पे हमें sp3 सेंटर देखने को मिल रहा है, बाकी इन तीनों केस में sp2 है। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेसिसिटी ज़्यादा होगा sp3 का। तो अगर मैं बेसिसिटी ऑर्डर अरेंज करूँ तो सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, ए को रखूँगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अगर मैं इन तीनों में बात करूं, यहाँ पे जो लोन ए बी sp2 है, ए बी sp2 है, ए बी sp2 है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये क्या है, लोकलाइज है, मतलब स्थिर है, कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा है, ये यहीं पे हमेशा, अगर कोई इसके पास आएगा तुरंत दे देगा, उठाकर अपना लोन पेयर दे देगा, ये यहीं का रहने वाला है। क्या है, लोन पेयर हमारा लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ये अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये लोन पेयर, ए लोन पेयर, ये तो दो दो जगह से क्या है, कंजुगेशन में है, ये यहाँ से कंजुगेशन, मतलब ए भी लोन पेयर हमारा क्या है, डीलोकलाइज्ड है। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, ए भी लोन पेयर डीलोकलाइज है, ए भी लोन पेयर डीलोकलाइज है। तो डीलोकलाइजेशन मतलब है, देखो मैं बहुत शुरू में बताया था लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन मतलब जो एक ही जगह रहने वाला हो, तो अगर उससे कोई मिलने जाएगा उससे हमेशा मुलाकात हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक ही जगह रहने वाला हो, आप जब जाओगे मिल जाओगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घुमक्कड़ हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आप जाओगे, आपको जरूरी नहीं कि वो मिल पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो डीलोकलाइजेशन है वो एक ही जगह नहीं रहने वाला है। एक क्या है, इसके लोन पे क्या कर रहे हैं, इस बेंजीरी में क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, मतलब कंजुगेशन में जा रहे हैं। ये भी क्या हो रहा है, कंजुगेशन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए अवेलेबल है, जो भी आएगा डोनेशन कर देगा। तो कहने का मतलब ए अवेलेबल रहेगा, मतलब डोनेशन अच्छे से होगा, मतलब क्या होगा, बेसिसिटी ज़्यादा होगा। बेसिसिटी मतलब क्या बताता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर इजिली डोनेशन कर ले। तो इसके बाद किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, बी की। अब अगर मैं सी और डी की बात करूँ, सी और डी की बात करोगे, मान लीजिए क्या करना हो, H प्लस, मैंने क्या किया, प्रोटोनेशन कराया, क्या बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे आप कराओगे, यार मैं क्या बताया था, बेसिक बेस का डिफिनीशन क्या, बेस दुनिया में क्यों आया है, बेस क्या करने आया, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने आया, प्रोटॉन को खाने आया। यहाँ पे मैं क्या किया, इसके लोन पेयर को इस प्रोटॉन को दिलवा दिया, मतलब ये प्रोटॉन खा रहा है। तो यहाँ पे क्या NH2 पॉलिश था, एक H लग गया और इसने अपने लोन पेयर दिया, इसके प्लस आ गया। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप यहाँ पे करवाओगे तो कुछ ऐसा बना जाओगे आप, ऐसा एक था पहले से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और आ गया, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और ये डबल बॉन्ड पॉलिश था। तो देखिए, आप जब इस वाले पे, एनिलीन वाले पे जब आपने नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन कराया, तो ए वाला जो रिंग है इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ए पहले भी एरोमेटिक था और बाद में भी क्या है, एरोमेटिक ही है। ए वाला जो बेंजीन रिंग क्या है, आप जानते हो, इतना तो जानते ही होंगे कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक है। यहाँ भी एरोमेटिक है, यहाँ भी एरोमेटिक है, मतलब प्रोटोनेशन करने पे एरोमेटिसिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो मतलब जैसे कहते हैं कि कोई किसी को कुछ करना है, जैसे किसी को कोई काम करना है, उसके पीछे उसका कुछ मोटिव रहता है। जैसे हम पढ़ाई क्यों करते हैं, कि हम जॉब पढ़ ले, अच्छा खासा पैसा कमाए लाइफ में, दूर दूर तक हमारा नेम हो फेम हो। उसी प्रकार से ये प्रोटोनेशन क्यों करेगा, कि देखिए
कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिसमें उसका नुकसान हो। यहाँ पे अगर प्रोटोनेशन करा इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि पहले भी एरोमेटिसिटी थी, बाद में भी एरोमेटिसिटी है। कोई भी काम देख लीजिए, आदमी वही काम करना चाहेगा जिसमें उसका फायदा होने वाला हो। लेकिन अगर आप यहाँ भी प्रोटोनेशन करा दिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक बन गया। अगर आप ये कंसेप्ट नहीं पढ़े हो तो जीओसी बस मैं यही चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, एरोमेटिसिटी, यही कंसेप्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ये पहले सिस्टम अच्छा खासा एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक है, तो इसको प्रोटोनेशन करने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये बेचारा क्या था, आप ये कर सकते हो, जो लोन पेयर क्या है, लोन पेयर पार्ट है किसका, एरोमेटिसिटी का। पैरोल क्या होता है, एरोमेटिक होता है। कैसे, साइक्लिक है। एरोमेटिसिटी रूल क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सारे sp2 है, प्लेनर है, साइक्लिक है और कंजुगेशन है। तो और क्या है, हकर रूल को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई। यहाँ से देखिए, यहाँ से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सारा क्या था, एरोमेटिक था। मतलब अगर हम इस लोन पेयर को भी इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं, तब जाके हमारा सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है। लेकिन आपने क्या किया, लोन पेयर किसी को डोनेट करवा दिया, इसका प्रोटोनेशन करवा दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे लोन पेयर खत्म हो गया। अब अगर आप देखोगे इस सिस्टम में साइक्लिक तो है, sp2 तो है, लेकिन यहाँ पे जो हकर रूल था वो फॉलो नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने, यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये सेंटर क्या बन गया, sp3, मतलब प्लेनरिटी इसकी लास्ट हो गई। और एरोमेटिसिटी लेके क्या रूल होना है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और हकर रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये sp2 है, sp2, लेकिन ये क्या हो गया, sp3 सेंटर आ गया। ठीक है, और ये हकर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो गई, क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। अच्छा बताइए, ये बंदा क्यों करना चाहेगा, अगर यहाँ पे इसकी अच्छी खासी स्टेबिलिटी थी और आपने इसका प्रोटोनेशन करवा के क्या कर दिया, इसको नॉन एरोमेटिक बना दिया। भाई कभी भी कोई काम तभी करेगा जब उसका फायदा हो। इस बेचारे तो घाटा हो जा रहा है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जा रहा है, मतलब अच्छी खासी स्टेबिलिटी थी, ये अपनी स्टेबिलिटी गवा दिया, तो ये काम करना नहीं चाहेगा, ये जल्दी प्रोटोनेशन नहीं करेगा, इसीलिए क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जा रही, लास्ट हो जा रही है। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन के प्रति बहुत कम अपना इच्छा दिखाएगा लेने के लिए, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत कम चाह दिखाएगा। ये कहेगा भाई मैं रिंग में खुश हूँ, मैं अपना एरोमेटिसिटी बरकरार रखूंगा, मैं अपनी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ये जो लोन पेयर है बहुत कम चांस है प्रोटोनेशन करे, क्योंकि प्रोटोनेशन करने से इसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाने के बाद भी पहले भी एरोमेटिक था, अब भी एरोमेटिक है। कहने का मतलब इसको किसी को प्रोटॉन लोन पेयर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको है। तो यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन कम हो पा रहा है, न के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसलिए सी की स्टेबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रोटोनेशन के बाद भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, डी का प्रोटोनेशन करने के बाद जो बन रहा है कंजुगेट एसिड, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जा रही है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जा रही, तो मतलब इसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। यहाँ पे डोनेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, और डोनेशन जहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा वहाँ पे बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे डोनेशन अच्छे से हो जाएगा, इसलिए सी की एसिडिटी बेसिसिटी डी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सी फिर डी। होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने ए को सबसे आगे क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ sp3 सेंटर है, एस करेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बेसिसिटी ज़्यादा। बी सी डी में किसको रखा, बी को क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर डी लोकलाइज है, डी लोकलाइज है, हमेशा अवेलेबल है, जो भी आएगा उसको लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, इसलिए बी को रखा। सी और डी में सी को क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनेशन के बाद भी सिस्टम एरोमेटिक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी नहीं जा रही, लेकिन यहाँ पे जैसे प्रोटोनेशन आपने कराया, सिस्टम की स्टेबिलिटी लास्ट हो जा रही है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, मतलब स्टेबिलिटी से नॉन स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, इसलिए डोनेशन जल्दी नहीं करेगा, इसलिए डी की क्या होगी, बेसिसिटी सबसे कम होगी। होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। क्या देखने जाने वाले हैं हम लोग, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करिएगा केमो क्लासेस, वहाँ पे आपको चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट मिल जाएगा, GOC का प्ले लिस्ट पूरा, जिसके मैंने 24 या 23 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखेंगे? बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए और कुछ ऐसा आ जाए और कुछ ऐसा आ जाए। ठीक, ये सब क्या है? एमीन्स है। क्या है? एमीन्स। ये क्या है? 1 डिग्री है, मतलब यानी प्राइमरी एमीन है। ये क्या है? सेकेंडरी है। ये क्या है? टर्सरी है। आपको के सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे प्राइमरी बोल रहे हैं, सेकेंडरी बोल रहे हैं, टर्सरी बोलिए। ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए, ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, ये अल्काइल ग्रुप है। और क्या है? एक तरह से अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, जो नाइट्रोजन है NH2 है, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से, मतलब एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और ये अल्काइल ग्रुप है। तो क्या हुआ? प्राइमरी। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है एक अल्काइल ग्रुप यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से, डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, 2 कार्बन से। एक क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। इसलिए एक क्या है? नाइट्रोजन एक कार्बन से यहाँ अटैच है, एक यहाँ से अटैच, एक यहाँ, डायरेक्टली ये 3 कार्बन से अटैच, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी। तो ये प्राइमरी एमीन्स हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये टर्सरी हुआ। ठीक है, तो आप जानते हो अल्काइल ग्रुप क्या लगाते हैं? प्लस आई लगाते हैं। तो इस यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक ही का प्लस आई लगेगा। यहाँ पे इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा। और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप हैं, तो 3 लोग प्लस आई लगाएंगे। प्लस आई मतलब क्या होता है? एक तरह से क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है? फेस की बात आती है, फेस या स्टेट कह लो। जैसे यदि बात हो गैसियस फेस, इसकी बात हो गैसियस फेस या आप स्टेट बोलो, जो भी बोलो, और बात आती है सॉल्यूशन फेस का। ठीक है, सॉल्यूशन फेस को आप नॉन गैसियस फेस भी बोल सकते हो। यहाँ गैसियस फेस बोलो या स्टेट बोल लो, यहाँ सॉल्यूशन फेस बोलो या नॉन गैसियस स्टेट बोलो। भाई अगर गैसियस स्टेट नहीं, उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन गैसियस स्टेट। तो गैसियस फेस में अगर बोला जाए कि आप गैसियस, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि गैसियस फेस में आप बेसिसिटी अरेंज करिए, तो उसमें आपको हमेशा क्या कंसीडर करना है? प्लस आई। प्लस आई ज़्यादा तो क्या होगा? बेसिक स्टैंड भी क्या होगा? ज़्यादा। मतलब कभी भी क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि गैसियस फेस में आपको बेसिसिटी अरेंज करनी है, बतानी है, तो आपको उसमें हमेशा प्लस आई कंसीडर करना है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई वाला। और प्लस आई जितना ज़्यादा, बेसिक स्टैंड उतना ज़्यादा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन फेस में क्या होता है? देखिए, सॉल्यूशन फेस में अगर आप आर्डर देखेंगे तो एक आर्डर होता है ऐसे, ठीक है, और एक आर्डर होता है ये वाला। अब ध्यान दीजिएगा, और एक आर्डर ए होता है जब आर ए हो हमारा। ठीक, एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन फेस में बोला जाए, सॉल्यूशन फेस मतलब क्या? नॉन गैसियस फेस। गैसियस फेस बोलो या गैसियस स्टेट बोलो, तो गैसियस स्टेट में अगर कभी भी बोला जाए बेसिसिटी अरेंज करने के लिए, आपको हमेशा प्लस आई कंसीडर करना है। प्लस आई ज़्यादा, बेसिक स्टेट ज़्यादा। तो इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे
टर्सरी में क्या हो रहा है, 3 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन की तो बल्ले बल्ले हैं, तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, ये और अच्छे से क्या करेगा, डोनेशन करेगा। तो अगर प्लस आई को हम नजर में रखें तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, 3 डिग्री की होगी। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है, तीनों अल्काइल ग्रुप से प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, तो बेसिसिटी बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद प्लस आई के विचार में देखें तो अगर प्लस आई को हम कंसीडर कर रहे हैं, किसमें, गैसियस फेस में हमेशा प्लस आई कंसीडर करना, प्लस आई ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें लग रहा है टर्सरी में। उसके बाद यहाँ दो अल्काइल ग्रुप का प्लस आई, फिर इसके बाद इसमें लग रहा है, तो इसके बाद इसका ऑर्डर ज्यादा होगा बेसिसिटी में। और सबसे कम यहाँ पे एक ही प्लस आई लग रहा है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो सबसे कम बेसिसिटी यहाँ पे होगी। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हुआ किसमें, गैसियस फेस में, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन। अगर गैसियस फेस में बोला जाए तो आपको ऑर्डर यही लगा के रहना है। ठीक है, क्या कंसीडर करना है गैसियस फेस में, आपको क्या कंसीडर करना है, इंडक्टिव फिट, कौन सा वाला, प्लस आई। ठीक है, अगर सॉल्यूशन फेस में बोला जाए तो उसमें देखिए ऑर्डर कुछ अलग अलग है। यदि सॉल्यूशन फेस में बोला जाए यानी नॉन गैसियस स्टेट में बोला जाए, यानी सॉल्यूशन फेस का मतलब क्या, हम गैसियस फेस से मतलब नहीं है, सॉल्यूशन फेस का मतलब या तो नॉन गैसियस स्टेट बोल लो या सॉल्यूशन फेस बोल लो। इसमें यदि जो आर है हमारा, यदि आर हमारा अल्काइल ग्रुप नहीं है, मतलब मिथाइल, अगर आर मिथाइल नहीं होगा तो ऑर्डर ए होगा, 231 याद कर लो, क्या याद कर लो, 231, मतलब सबसे ज्यादा सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। एक क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर है, किसमें, सॉल्यूशन फेस में। सॉल्यूशन फेस में बेसिसिटी ऑर्डर कब 231 आएगा, जब हमारा आर जो अल्काइल ग्रुप है मिथाइल ना हो, और यदि आर ग्रुप हमारा मिथाइल हो जाए उस केस में हमारा जो ऑर्डर आएगा 213 आएगा। सबसे ज्यादा सेकेंडरी होगा बेसिसिटी, फिर प्राइमरी का, फिर टर्सरी का। और यदि आर हमारा ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप हो जाए तो उस केस में बेसिसिटी ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। लेकिन ये बात किसमें हो रहा है, सॉल्यूशन फेस में हो रहा है। और यदि गैसियस फेस में बात हो, आपको सीधा प्लस आई कंसीडर करना है, प्लस आई जहां ज्यादा बेसिसिटी वहां ज्यादा, तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ये जो सॉल्यूशन फेस में जो ऑर्डर आ रहा है कैसे आ रहा है, हम इसको कंसेप्ट को समझेंगे, आखिर सॉल्यूशन फेस में ये ऑर्डर क्यों आ रहा है। ठीक है, अब लोग ध्यान से देखिए, आप कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट लोग और जगह बेसिसिटी ऑर्डर लगा लेते हैं, लेकिन जब फेस का बात आता है कि सर गैसियस स्टेट में करना है सॉल्यूशन फेस में, तो वहां उनको प्रॉब्लम आती है। मैं क्या बताया, मैं यही बताया, यदि गैसियस फेस में आपको ऑर्डर बोला जाए अरेंज करने के लिए, तो आपको यहाँ पे प्लस आई देखना है, प्लस आई ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा, मतलब 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ये ऑर्डर रहता है। और फिर मैं बताया यदि सॉल्यूशन फेस में बात की जाए कि सॉल्यूशन फेस में मतलब नॉन गैसियस फेस, सॉल्यूशन फेस बोले तो या नॉन गैसियस फेस बोल लो, उसमें अगर बेसिसिटी ऑर्डर अरेंज करनी हो, आपको क्या देखना, उसमें कई सारे ऑर्डर आते हैं। एक आता है 231 ऑर्डर, याद कर लो, मतलब सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। ये ऑर्डर कब फॉलो होगा, जब हमारा आर जो हो वो मिथाइल ना हो, आर इथाइल हो सकता है। ठीक है, और 213 ऑर्डर कब याद करना है, ध्यान में रखना है, मतलब सबसे ज्यादा सेकेंडरी का होगा बेसिसिटी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी का, जब हमारा आर क्या हो जाए, मिथाइल हो जाए। ठीक है, और 1, 2, 3 का याद करना है, सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, जब हमारा आर क्या हो जाए, ए वाला ग्रुप हो जाए। ठीक है, समझ में आया। तो आपने गैसियस फेस में ये जो ऑर्डर आ रहा है इसको आपने समझा कि कैसे आ रहा है, मतलब प्लस आई के बेसिस पे आपने ये समझ लिया कि सर सबसे ज्यादा गैसियस फेस में टर्सरी का ऑर्डर होता है, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी का बेसिसिटी होता है। मतलब गैसियस फेस में आपको प्रॉब्लम नहीं ऑर्डर समझने में, ऑर्डर कैसे लिखा गया, कैसे लिखा गया, प्लस आई के बेसिस पे। लेकिन आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर आपने सोल्यूशन फेस में एक कैसे ऑर्डर लिख दिया, ये हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, हम उसी टॉपिक पे आते हैं, कैसे
देखिए इसका सॉल्यूशन फेज में क्या है, एक्सप्लेनेशन समझिए। एक्सप्लेनेशन क्या है, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन हम कैसे समझेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन फेज में हम इंडक्टिव इफेक्ट के कंसेप्ट को लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे क्या, सॉल्वेंट इफेक्ट को। सॉल्वेंट इफेक्ट बोले तो सॉल्वेंट में हम क्या लेते हैं, वाटर। यहीं भी कंसेप्ट आता है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। और फिर हम तीसरा इफेक्ट देखेंगे, स्टेरिक इफेक्ट। समझ में आया, मतलब समझ पा रहे हो आप, जो सॉल्यूशन फेज में सब आर्डर लिखा गया, ये तीनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ये आर्डर। सॉल्यूशन फेज में ये जो आर्डर आया गया है, मतलब सॉल्यूशन फेज में जो ये आर्डर अरेंज किया गया, इन तीनों इफेक्ट को कंसीडर करते हुए बनाया गया। कौन कौन से, इंडक्टिव, सॉल्वेंट इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में सिंपल सा है फंडा, टर्सरी बोलो, सेकेंडरी बोलो, प्राइमरी बोलो, ठीक है, यही आता है। मतलब सबसे ज्यादा जहाँ प्लस आई जाता है वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, मतलब जहाँ पे प्लस आई ज्यादा लगेगा वहाँ पे हमारा बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने देखा था सबसे ज्यादा टर्सरी लग रहा था, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करें, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमीन है। तो अगर सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करूँ इसमें, सबसे पहले अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करवाऊँ, बेस दुनिया में क्यों आया है, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को खाना, या प्रोटॉन खा रहा है तो क्या बनाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक, ऐसे बनाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने सॉल्वेंट इफेक्ट कंसेप्ट देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट हम इस बार क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं, तो क्या करेगा, यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे वाटर होगा, और यहाँ पे वाटर होगा। तो क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हम सेकेंडरी अमीन लेते हैं, जब इसका हम प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, फिर से प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, देख पा रहे हो। और ऐसे ही अगर हम टर्सरी अमीन को ले लें, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे भी वाटर रहेगा, सॉल्वेंट इफेक्ट। तो आप ये देख पा रहे हो, सॉल्वेंट इफेक्ट में मैंने क्या किया, हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन फेज पे ए आर्डर कैसा है उसी को समझ रहे हैं। इसको हम तीन कंसेप्ट से समझेंगे, तीन कंसेप्ट को मिलाकर ये आर्डर दिया गया है। कैसे कैसे, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने क्या देखा, इसमें सिंपल कंसेप्ट लगाया गया कि यदि प्लस आई ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा। तो टर्सरी सबसे ज्यादा प्लस आई होता है, फिर सेकेंडरी में हुआ था, फिर प्राइमरी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्वेंट इफेक्ट में क्या आया, सॉल्वेंट इफेक्ट में सॉल्वेंट को वाटर लेते हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है। जब मैंने प्राइमरी अमीन का प्रोटोनेशन कराया तो कुछ इस प्रकार से प्रोटोनेशन का सिस्टम बना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, हमारे पास वाटर है। तो ये वाटर इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, मतलब यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम सेकेंडरी अमीन का प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ पे एक एच है, ये प्रोटोनेशन से आएगा, दो एच आ गया, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। इस वाले केस में एक भी एच नहीं, प्रोटोनेशन से एक एच है, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, जैसे ही हम प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता जा रहा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। प्राइमरी अमीन में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है, 3। सेकेंडरी में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल पा रहा है, समझ पा रहे हो आप। तो इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल पा रहा है। तो हम जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता जा रहा है। मतलब आप ये लिख सकते हो, जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ऐसे समझ पा रहे हो, जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी आ रहे हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग पा रहा है। देखिए मैं क्या बता रहा, अगर मैं प्राइमरी अमीन की बात करूं, ये क्या है, 1 डिग्री है, ये क्या है, सेकेंडरी है, ये क्या है, टर्सरी है।
तो आप ये देख पा रहे हो प्राइमरी एमीन में क्या हो रहा है, जैसे मैंने प्रोटोनेशन कराया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले रहा है। मतलब एक क्या था, बेस था, ठीक है। जब बेस प्रोटोनेशन करेगा तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। बेस दुनिया में क्यों आए, प्रोटॉन खाने, इसने प्रोटॉन खाया, बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट हमारा एसिड बनेगा। और कंजुगेट एसिड क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। जो ये कंजुगेट एसिड बन रहा है 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। मैं क्या बताया था, बेस H+ लेने के बाद जो कंजुगेट एसिड बने वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। मैं बताया था, जैसे हम एसिडिटी में क्या देखे थे, एसिडिटी हमने ये देखा था H+ देने के बाद जो हमारा कंजुगेट एनायन बनता था वो कितना ज़्यादा स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल तो एसिडिटी ज़्यादा, मतलब कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी पे हमारा एसिडिटी डिपेंड कर रहा था। उसी प्रकार से कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे हमारा बेसिसिटी डिपेंड करेगा। यहाँ क्या हुआ, जैसे प्रोटोनेशन किया, एक क्या बना, ये बेस था तो ये क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। एसिड था तो कंजुगेट बेस बनता था, बेस से कंजुगेट एसिड बनेगा। तो यहाँ पे जो कंजुगेट एसिड है ये 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेबल बन रहा है। मतलब इसका जो कंजुगेट बेस है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। मतलब अगर ये सिस्टम प्रोटॉन लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया में सब क्या होना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये भी क्या करेगा, स्टेबल करेगा। जैसे इसको प्रोटॉन दिखेगा तुरंत अटैक कर लेगा और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। मतलब इसको इस फॉर्म में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रहा है। मतलब इस फॉर्म में जाने से इसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, बहुत इसको मज़ा आ रहा है। तो कहीं भी इसको मज़ा आएगा तो मज़ा छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा ना। तो इस मतलब इसको प्रोटोनेशन करने में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल पा रही है, मतलब इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा है। समझ में आया। अगर मैं सेकेंडरी में आता हूँ, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, मतलब इसका भी कंजुगेट एसिड स्टेबल तो है लेकिन पहले के कंपेयर में कम है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल पा रही है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो स्टेबलाइजेशन है थोड़ा कम हो जा रहा है। और जैसे टर्सरी में आते एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी और कम हो जा रही है। तो भाई स्टेबिलिटी कम, यहाँ पे प्राइमरी में सब प्राइमरी अमीन का कंजुगेट एसिड बनाने पे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा था। जैसे मैं ये बेस लिया, जैसे बेस का मैंने प्रोटोनेशन कराया प्राइमरी अमीन का, जैसे प्रोटोनेशन कराया जो कंजुगेट एसिड बना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल पा रही थी। इसलिए एक तुरंत प्रोटोनेशन करना चाहेगा, क्योंकि इसको इस फॉर्म में जाने बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन टर्सरी में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल पा रहा है, एक ही हाइड्रोजन मिलने से बहुत कम स्टेबिलिटी मिल पा रही है। मतलब इसका कंजुगेट एसिड उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा है जितना कि प्राइमरी वाला। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो रहा है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा कंजुगेट एसिड का, और कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी कम यानी बेसिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट इफेक्ट से हमारा कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन हमारा यही आया, सबसे ज़्यादा प्राइमरी फिर सेकेंडरी का फिर टर्सरी का। समझ में आया। ये हमारा क्या था, किसके अकॉर्डिंग आया, सॉल्वेंट इफेक्ट के अनुसार। स्टेरिक इफेक्ट के अनुसार आप सिंपल समझ सकते हैं। स्टेरिक इफेक्ट के अनुसार सिंपल कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं स्टेरिक इफेक्ट का, एक मान लीजिए ऐसे है ना, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब हम स्टेरिक इफेक्ट को दिमाग में रखेंगे, हम स्टेरिक इफेक्ट को कंसीडर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर निकाल लिया कंक्लूजन, सॉल्वेंट इफेक्ट के आधार पर निकाला। अब हम स्टेरिक इफेक्ट के अनुसार देखेंगे। तो स्टेरिक इफेक्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या करना चाहेगा, अपना डोनेट करना चाहेगा। मान लीजिए H+ आ गया तो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पे आर 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 ये क्या, तीनों बल्की ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप क्या है, तीनों बल्की ग्रुप है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट उतना अच्छे से नहीं करने देगा। ये प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने में बाधा करेंगे, मतलब स्टेरिक करेंगे, जल्दी H+ को एक्सेप्ट नहीं करने देंगे। और यहाँ पे क्या है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे स्टेरिक हिंडस ना के बराबर है, एक ही अल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंडस लगेगा, एक ही अल्काइल ग्रुप का स्टेरिक फैक्टर लगेगा। तो यहाँ पे फिर भी ये प्रोटोनेशन को आसानी से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका आसानी से प्रोटोनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनेशन करने पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगा रहा है। तो यहाँ से अगर इसका मैं प्रोटोनेशन कराऊँ तो इजीली कर सकता है। लेकिन इस वाले केस में अगर मैं प्रोटोनेशन कराऊँ, ये तीनों आर ग्रुप क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्टेरिक हिंडस लगाकर H+ को इजीली प्रोटोनेट नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंडस सबसे कम, तो आसानी से प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे इधर से इधर जा रहा हूँ
टर्सरी में सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। तो स्टेरिक क्राउडिंग जहाँ सबसे ज्यादा टर्सरी में वहाँ पे प्रोटोनेशन न के बराबर, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम। जहाँ पे इजिली प्रोटोनेशन हो जाएगा, जहाँ पे अपना आसानी से प्रोटॉन को लोन पेयर दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, वहाँ पे इजिली क्या होगा, बेसिसिटी होगा। तो आर्डर कुछ हमारा इस प्रकार से रहा, मतलब इधर से इधर जाने पर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्राइमरी में स्टेरिक इफेक्ट कम तो बेसिसिटी ज्यादा, सेकेंडरी में स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा, बेसिसिटी कम। टर्सरी तो और ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है, 3 आर ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। ए एच प्लस को जल्दी आने ही नहीं देंगे, इसका प्रोटोनेशन करने ही नहीं देंगे। मतलब प्रोटोनेशन अगर नहीं हो पाएगा, मतलब नाइट्रोजन अगर हमारा बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब बेसिसिटी का आएगा, बेसिसिटी कम हो जाएगा। तो आर्डर इस प्रकार से रहा। मतलब अगर मैं स्टेरिक इफेक्ट को कंसीडर करूं, इसके अकॉर्डिंग भी आर्डर कुछ इस प्रकार से रहा। बात समझिए आप, बात ये समझ में आया। यदि सॉल्यूशन फेज में देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो आर्डर हमारा ए आया, सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और यदि हम सॉल्वेंट इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट को कंसीडर करें, ये दोनों को, इन दोनों का विचार मिल रहा है, इन दोनों के अनुसार कह रहे हैं कि भाई मेरा भी 1 2 3 है, तुम्हारा भी 1 2 3। मतलब सॉल्वेंट इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट ये दोनों को मिलकर अगर मैं बात करूं, इन दोनों का राय एक ही है। मतलब इनके अनुसार सबसे ज्यादा बेसिसिटी प्राइमरी होना चाहिए, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट को बात करूं, इसका अकेले चल रहा है, सबसे ज्यादा टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, ओवरऑल ऑर्डर हम देखेंगे। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, देखिएगा ध्यान से आप लोग। देखिए, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था गैसियस फेस में, सीधा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट लगाना। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, बेसिसिटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। सोल्यूशन फेस में प्रॉब्लम आया था कि सर आपने ऐसे ऑर्डर कैसे अरेंज कर लिया, क्या कंसेप्ट है। तो मैंने कंसेप्ट अभी बताया, क्या क्या कंसेप्ट था इसका। सोल्यूशन फेस में ये ऑर्डर कैसे लिखा गया, इसका 3 रीजन था। पहला हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखा हमने सॉल्वेंट इफेक्ट, यानी सॉल्वेंट हमने क्या लिया था, वाटर, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आ रहा था, ठीक है। इसके बाद हमने तीसरा फैक्टर देखा, 3 कंसेप्ट को लगाकर ये ऑर्डर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा स्टेरिक इफेक्ट, ठीक। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट को हम अपने दिमाग में लेते हैं, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट को सॉल्यूशन फेस में लगाते हैं, नॉन गैसियस फेस में जब हम इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर हमारा ए आता है, ठीक है। ऑर्डर कुछ ये आता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाकर लगाते हैं, मतलब जब मैंने सॉल्वेंट इफेक्ट लगाया तो भी ऑर्डर 1 2 3 आया, स्टेरिक इफेक्ट को भी लगाया तो भी 1 2 3 आया। मतलब इन दोनों के अनुसार बेसिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए। देखिए, इनके अनुसार ये ऑर्डर होना चाहिए, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन सॉल्वेंट इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट को अगर कंसीडर करोगे तो इनके अनुसार ऑर्डर ये आना चाहिए, सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो आप अगर इनको ध्यान से देखो तो ये क्या है, अपोजिट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अपोजिट। मतलब समझे, इस वाले केस में सेकेंडरी वाला दूसरे नंबर पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। इस वाले केस में सेकेंडरी वाला बीच में आ रहा है। अंतर कहाँ है, इस वाले केस में इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि भाई टर्सरी का सबसे ज्यादा बेसिसिटी होना चाहिए, प्राइमरी कम। इन दोनों क्या बोल रहे हैं, भाई प्राइमरी सबसे ज्यादा होना चाहिए, टर्सरी कम। मतलब नजरिया अलग है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर मान लीजिए अगर आपको आप यहां से देखोगे, अगर मैं इसको क्या बोलूं, 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, ये मान लीजिए लाइन से पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 को मैं खड़ा किया हूं लाइन से। अगर आप यहां से देखोगे, आपको पर्सन 1 वाला सबसे पहले दिखेगा, जो पर्सन 3 वाला लास्ट में दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से देखिए आप,
अगर आप यहाँ से देखोगे आपको पर्सन 3 वाला पहले दिखेगा और पर्सन 1 वाला लास्ट दिखेगा। मतलब देखने का नजरिया, इधर से देखोगे सबसे पहले 1 पढ़ रहा है, लास्ट में 3 पढ़ रहा है, मतलब सबसे पहले इधर से सबसे पहले आपको पहला वाला दिखेगा, लास्ट में तीसरा वाला दिखेगा। लेकिन इधर से देखोगे आप सबसे पहले तीसरा वाला दिखेगा, लास्ट वाला। जब इधर से देखोगे आप सबसे पहले आपको नजर आएगा 1 वाला और सबसे लास्ट में कौन दिख रहा है, 3 वाला, ये सबसे पीछे खड़ा है। लेकिन आप इधर से देखोगे तो उधर से जो तीसरा था इधर से पहला दिख रहा है, इधर से ये पहले दिखेगा और जो 1 वाला था लास्ट में दिखेगा। समझ में आया, नजर का फेरा है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है इन दोनों में लड़ाई यही इनके अनुसार होना चाहिए कि सबसे ज्यादा टर्सरी का, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी का। और इनके अनुसार ये दोनों झगड़ा करने की सबसे पहले प्राइमरी होना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी की। इन दोनों के चक्कर में हमारा सेकेंड वाला बाजी मार लेता है। इन दोनों के चक्कर में सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, फिर प्राइमरी का। समझ में आया। मतलब इन तीनों को इफेक्ट को हमने कंसीडर किया और हमारा ओवरऑल कंक्लूजन ये आया। एक क्या रहा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब इन दोनों के चक्कर में सबसे ज्यादा किसकी बेसिसिटी हो जाएगी। ये कहेगा बेचारा तुम लोग आपस में झगड़ा करो, मैं सबसे ज्यादा बेसिसिटी ले जाऊंगा, मैं बाजी मार के ले जाऊंगा। मतलब टर्सरी और प्राइमरी के बीच लड़ाई चल रहा था, बाजी कोई और मार ले गया सेकेंडरी। लेकिन ये ऑर्डर आपको कब लेना है, जब हमारा आर एल्काइल ग्रुप ना हो, आर एथाइल हो सकता है। मैं कहने मतलब है आपको 231 का याद रखना है। मतलब सबसे ज्यादा सेकेंडरी का होगा बेसिसिटी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। कब, जब आर हमारा एमी ना हो, आर एमी ना हो बल्कि आर एथाइल हो चलेगा। और फिर एक ऑर्डर आपको याद रखना है 213, कब, जब आर हमारा मिथाइल हो जाए। समझ में आया, ये ऑर्डर ये होगा तब। आर अगर एमी है तो ये ऑर्डर लगाना है, सबसे ज्यादा सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी का। और यदि आर हमारा ए वाला हो जाए तो आपको सीधा 1 2 3 लिखना है, सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। समझ में आया। ए वाला ऑर्डर कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, ए वाला ऑर्डर कैसे आया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो ये कंसेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास और कुछ ऐसा आ जाए, और यहाँ पे अमोनिया आ जाए। ठीक है, देखिए आपको इसको मैंने पी बोला, इसको क्यू बोला, इसको आर बोला, इसको एस बोला। आपको पी क्यू आर एस में बेसिसिटी ऑर्डर अरेंज करना है कि पी वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा कि आर वाला कि एस वाला कि क्यू वाला। आपको क्या बतानी है, बेसिसिटी ऑर्डर बतानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सीधा बोल दिया है कि इन चारों में आपको बेसिसिटी ऑर्डर अरेंज करना है। यहाँ पे कहीं ये नहीं बताया है क्वेश्चन में कि गैसियस फेस में आपको बतानी है कि नॉन गैसियस फेस में। यानी गैसियस फेस में बतानी है या तो नॉन गैसियस फेस बोले तो सॉल्यूशन फेस। यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है, और यदि क्वेश्चन में कहीं मेंशन ना हो आपको हमेशा नॉन गैसियस स्टेट कंसीडर करना है। आप इसको नोट में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे नोट में, जब भी बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ
आपसे पूछा जाए और यदि क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हमेशा नॉन गैसियस फेस ही कंसीडर करना है। नॉन गैसियस फेस बोले तो सॉल्यूशन फेस। समझ में आया? कंसीडर करना है नॉन गैसियस फेस। मैंने एक गैसियस फेस बता दिया, एक सॉल्यूशन फेस। सॉल्यूशन फेस को ही हम नॉन गैसियस फेस बोलेंगे। तो यदि जब भी बेसिसिटी ऑर्डर आपसे पूछा जाए और यदि क्वेश्चन में बताया ना हो कि किस में निकालना है, गैसियस में निकालना है कि नॉन गैसियस में, तो आपको हमेशा नॉन गैसियस फेस ही कंसीडर करना है। ठीक है, आप इसको याद रखना। ठीक, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि गैसियस में बतानी है कि नॉन गैसियस में, तो आपको क्या मानना है? नॉन गैसियस फेस में। और मैं बताया था नॉन गैसियस फेस में दो ऑर्डर होते हैं। क्या क्या मैं बताया था? एक होता है 231 और एक होता है 213। ठीक, ये भी बताया था 231 कब लगेगा? जब हमारा आर मिथाइल न हो। और 213 कब लगेगा? जब हमारा आर मिथाइल हो। ठीक, तो यहाँ पे आर की जगह क्या है? मिथाइल है। आर की जगह क्या है? मिथाइल है। तो हमारा ऑर्डर ए लगेगा। तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो इसका तो वैसे भी लास्ट में होना है। प्लस आई की बेसिस पे हम यहाँ पे इन चारों में से यस को अलग कर लिया। यस को सबसे लास्ट में रखो। ठीक है, अब पी क्यू आर में मैंने क्या लगा दिया? हमारा क्या है? आर क्या है? मिथाइल। मिथाइल में क्या होता है कंसेप्ट? 213 सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? क्यू को होगा, ये सेकेंडरी है। फिर क्या होगा? प्राइमरी होगा। फिर क्या होगा? टर्सरी होगा। लास्ट में क्या होगा? अमोनिया होगा। होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और ये जो क्वेश्चन था आपको इसका ऑर्डर लगाना अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। कुछ ज़्यादा चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, बस इधर मिथाइल की जगह मैंने क्या रख दिया? एथाइल रख दिया। क्या रख दिया? एथाइल। अब देखिए ऑर्डर कैसे तुरंत चेंज होता है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब बतानी है पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आर की जगह इस पर मिथाइल था तो हम 213 वाला लगाए थे। अब आर की जगह इथाइल है, हम क्या लगाएंगे? 231। क्या लगाएंगे? 231। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 231 का मतलब क्या? ये रहा बेसिसिटी ऑर्डर। कब लगानी है? जब नॉन गैसियस फेस की बात हो या सॉल्यूशन फेस की बात हो। आप कहोगे सर यहाँ कुछ तो लिखा नहीं कि गैसियस फेस में निकालना है कि नॉन गैसियस फेस में। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो आपको हमेशा नॉन गैसियस फेस या सॉल्यूशन फेस को कंसीडर करना है। और उसमें दो कंसेप्ट होता है, 213 231। 213 कब लगाना है? जब अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो। 213 लगाना है जब एल्काइल ग्रुप क्या हो? एथाइल हो। तो 231 लगाना है। यानी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी सेकेंडरी वाले की। ये क्या है? सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी। सबसे ज़्यादा क्यू का होगा, उसके बाद टर्सरी वाले का। ये क्या है? टर्सरी है। ये क्या है? टर्सरी है। टर्सरी अमीन है। तो सब उसके बाद आर का होगा। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी वाले को रखा, फिर टर्सरी वाले को रखा, उसके बाद प्राइमरी को रखना है, फिर पी का, और लास्ट में क्या होगा? यस का। ये रहा बेसिसिटी ऑर्डर। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं अगला एग्जाम्पल देखूँ आपके सामने,
अब बताइए आप, ए क्या है? अगर सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, ए बी क्या है? sp3 है, और ए बी क्या है? sp3 है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी ए बी लोन पेयर लोकलाइज है, ए बी है। आप हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो हम अगला कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, ए वाला क्या है? ये जो नाइट्रोजन है एक ही कार्बन से अटैच है, ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। और ए वाला क्या है? नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, और ये जो हमारा कार्बन है ये कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। मतलब मेरे कहने मतलब ये है, ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे नाइट्रोजन आर ग्रुप, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आर ग्रुप था, यहाँ पे नाइट्रोजन आर ग्रुप है, तो यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे इथाइल था। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो मिथाइल नहीं है। बाकी कोई ग्रुप है चलेगा, लेकिन मिथाइल नहीं है। और मिथाइल नहीं तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? 231 लगेगा। कौन सा लगेगा? 231 वाला। यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन जिससे अटैच हो एल्काइल मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे मिथाइल वाला अटैच नहीं है ग्रुप, तो हमारा कंसेप्ट ये लगेगा 231, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, यानी ये क्या है? सेकेंडरी है। एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी है। पिक्चर क्लियर है आपके सामने। सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेसिसिटी? सेकेंडरी के, फिर प्राइमरी की। मतलब अगर मैं इसको क्या बोल दूंगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा सेकेंडरी बेसिसिटी, उसके बाद प्राइमरी की लास्ट में है। समझ में आया? होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज के लेक्चर का। मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने, और कुछ ऐसा आ जाए। ठीक, आपको बताना है। इसको मैं P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक कार्बन, ये क्या है? सेकेंडरी है। और ये क्या है? 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच टर्सरी, ये एक ही कार्बन से अटैच, ये क्या है हमारा? प्राइमरी। और आप देख पा रहे हो जहाँ में भी आप चाहे इस नाइट्रोजन की बात करो, चाहे इसकी, ये तीनों में अगर इसकी इस एमिन की बात करो, चाहे इसकी, हर जगह जो डायरेक्टली अटैच ग्रुप है या मतलब कार्बन है वो मिथाइल नहीं है। मिथाइल के अलावा दूसरा होगा चलेगा। अगर मिथाइल होता तो वहाँ पे हम 213 वाला कंसेप्ट लगाते, लेकिन मिथाइल यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो हमारा ऑर्डर जो लगेगा वो 231 वाला लगेगा। और हमें अगर क्वेश्चन मेंशन हो, हमें नॉन गैसियस स्टेट ही कंसीडर करना है, मतलब सोल्यूशन फेस में 2 कंसेप्ट लगाते हैं, 213 231। 213 तब लगाएंगे जब आर हमारा मिथाइल हो। यहाँ आर मिथाइल नहीं है, बाकी कोई भी ग्रुप हो चलेगा अल्काइल, तो हम 231 लगाएंगे। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी देंगे, तो ए क्या है? सेकेंडरी है, तो इसको हम फर्स्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद टर्सरी वाले का बेसिसिटी होगा, तो ये टर्सरी इसको हम सेकेंड नंबर पे रखेंगे, और सबसे कम फर्स्ट वाले का, इसको थर्ड। मतलब सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक ए वाला है, फिर ए वाला है, फिर ए वाला। ठीक है, होप आपका जो भी आज मैंने जो पढ़ाया आज के लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इसी एग्जाम्पल के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।